तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 329 के कार्ड की रीकैप और रिएक्शन वीडियो। ये कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा था, बहुत ही अमेजिंग फिनिशेस हम देखते हैं, बट फिर मेन इवेंट में जो कॉनर इंजर्ड हुआ उससे ये पूरा कार्ड ही वॉश हो गया। पूरे कार्ड की बात नहीं हो रही कि ये कार्ड कितना अमेजिंग है, बल्कि बस मेन इवेंट की बात हो रही है। कॉनर वहां पर इंजर्ड हो जाता है और इसकी वजह से अब ये पूरा कार्ड रुइन हो चुका है। तो वट एवर गाइज, इट इज वट इट इज, कार्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग है तो उसकी बात करना डेफिनेटली बनती है। जहां पर स्टार्ट करते हैं प्रीलिम कार्ड की पहली फाइट से, जिधर फेदरवेट फाइटर ल्यूक राइली पहले ही राउंड में काय कमाका को नॉकआउट कर देता है। अब फिनिश को लेकर डेफिनेटली कंट्रोवर्सी है, क्योंकि मुझे भी देखने पर लगा कि फाइट थोड़ी सी रेफरी जल्दी स्टॉप कर देता है, बट जब ओवरऑल फाइट को देखें तो दोनों ही बहुत डिफरेंट गेम प्लान के साथ आए हुए थे। ल्यूक राइली पूरी ट्राई कर रहा था कि वो अपने जैब को सेटअप करे, और काय कमाका द थर्ड का था कि वो लेग किक्स को मारे और जो ल्यूक राइली की मूवमेंट है उसे पूरा छीन ले। तो कपल ऑफ मिनट ऐसी ही जारी होती है फाइट, बट फिर हम ल्यूक राइली की स्पीड को देखते हैं, जहां पर काय कमाका लेफ्ट हुक को थ्रो करने की ट्राई कर रहा होता है, बट एकदम से काउंटर करते हुए ल्यूक राइली यहां पर राइट पंच को थ्रो कर देता है, जो कि काय कमाका को पूरा स्टन कर दिया था। वो ड्रॉप हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि जो ल्यूक राइली राइट पंच के साथ लेफ्ट हुक का कॉम्बो थ्रो करता है, वो बार बार थ्रो करके वो काय को और ज्यादा हर्ट कर देता है, और इनके साथ फिर वो काय के फेस पर नीज को भी थ्रो कर रहा होता है। यही देखते हुए कि काय कमाका बहुत ज्यादा बीटिंग ले रहा है, रेफरी एकदम स्टेप इन होकर फाइट को ओवर कर देता है। तो थोड़ा सा ये जल्दी स्टॉपेज था, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि काय ड्रॉप हो गया और वो कुछ ज्यादा ही हर्ट था, बल्कि वो अपनी फीट में होता है, पंचेस को वो ले रहा होता है और एकदम ही रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। बट ओवरऑल ल्यूक राइली फाइट को विन कर जाता है बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट। वो एक काफी अच्छे स्ट्राइकर जो एक स्टेप अप फाइट थी उसे वहां पर बीट कर देता है, और स्टिल ल्यूक राइली की अनडिफिटेड स्ट्रीक बनी हुई है। इसके बाद मूव करते हैं बैंटवेट डिवीजन में, और यहां पर वंस अगेन पहले राउंड में नॉकआउट आया है, जिधर एड्रियन यानेस कोडी गारब्रेंट को फिनिश कर देता है। कोडी गारब्रेंट का भाई कुछ नहीं बोल सकते कि उसके माइंड में क्या चला होता है। पता है उसे कि उसकी चिन जरा भी नहीं है, बट तब भी राउंड के स्टार्टिंग से ही वो ब्रॉल करने के लिए चले जाता है। इनफैक्ट तुम बोल सकते हो उसने कपल ऑफ पंचेस को लैंड भी किया, एड्रियन यानेस हल्का सा ब्लीड भी करने लग पड़ता है, बट उसके बाद मिड ऑफ द राउंड एक मोमेंट आती है, जिधर इस बार एड्रियन यानेस ने टाइम कर लिया था कोडी गारब्रेंट को, और जैसे ही कोडी गारब्रेंट ब्लिट्स इन करता है, एकदम से एड्रियन यानेस यहां पर उसे काउंटर कर देता है राइट हुक से। कोडी से पूरा स्टन हो जाता है, बट वंस अगेन पता नहीं क्यों वो ब्लिट्स इन करने के लिए देखता है, और एक और बार उसे एड्रियन यानेस राइट हुक थ्रो करता है, जो कि इस बार कोडी गारब्रेंट इतने अच्छे से नहीं ले पाया। वो और भी ज्यादा रॉक हो जाता है, और यही देखते हुए एड्रियन यानेस उसके ऊपर पूरा चढ़ जाता है। वो लेफ्ट हुक के साथ राइट हुक के कॉम्बो को थ्रो करता है, और कोडी गारब्रेंट नॉकआउट। वैसे तो देखा जाए ये वाला भी थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था। अब यहां पर कोडी गारब्रेंट के अलावा कोई और फाइटर होता तो डेफिनेटली वो प्रोटेस्ट करता कि फाइट अर्ली स्टॉप कर दी है, बट क्योंकि इधर कोडी गारब्रेंट था, उसकी चिन नहीं बची है, तो इसीलिए ये वाला स्टॉपेज बिल्कुल परफेक्ट है, और कोडी भी इस पर कुछ नहीं बोलता है। और अब मूविंग ऑन तो हैवीवेट डिवीजन में चलते हैं। यहां पर हर कोई हाइप था गेबल स्टीफसन के डेब्यू देखने के लिए, और तुम बोल सकते हो उसने डिलीवर किया है, जहां पर वंस अगेन पहले ही राउंड में फिनिश आता है, और यहां पर गेबल स्टीफसन एलिसा एलिसन को नॉकआउट कर देता है। गेबल फाइट करता हुआ भी काफी अच्छा लग रहा था, बट एक चीज मैंने नोटिस किया गाइस, गेबल ने यहां पर एलिसा को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी, और इसकी वजह से एलिसन उसके ऊपर लैंड कर रहा था बहुत अच्छे पंचेस। वो एक टाइम पर बहुत बड़ी एल्बो को भी लैंड कर देता है। वी ऑल नो कि ये हैवी वेट डिवीजन है, तो अगर आगे जाकर भी गेबल ऐसे ही फाइट कर रहा है जहां पर नॉकआउट निकालने के लिए वो हल्का सा रेकलेस हो रहा है, तो इस डिवीजन में कुछ नहीं बोल सकते। अगर गेबल को काउंटर पड़ता है तो वो भी ट्रबल में आ सकता है, बट ओवरऑल यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, गेबल पूरा एलिसन को हंट डाउन करने के लिए चले जाता है, जहां पर वो बहुत ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा है। एलिशा एलिसन देखा जाए तो वो हर्ट भी होता है इनसे, बट तब भी वो फायर बैक करने की पूरी ट्राई कर रहा था। वो एक टाइम पर बहुत अच्छी एल्बो को भी लैंड कर देता है। इनफैक्ट इसके साथ गेबल रेसलिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, बट तब भी एलिसन ने उसके टेकडाउन को डिफेंड कर लिया था। इतने टाइम से जो गेबल जॉन जोन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी हमें यहां पर देखने को मिलता है, जहां पर क्लासिकल जॉन जोन्स की तरह गेबल स्टीफसन भी साइड किक्स और लेग किक्स को थ्रो कर रहा होता है, और इसके साथ वो इतना ज्यादा एग्रेसिव होता है कि फाइनली एलिशा एलिसन ब्रेक होने लग पड़ता है, और एंड में लगातार दो ह्यूज नीज को थ्रो करते हुए वो राइट और लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, जिससे कि एलिशा एलिसन ड्रॉप हो जाता है, और फाइट वैसे वहीं पर खत्म हो गई थी, बट रेफरी के स्टेप इन होते होते गेबल स्टीफसन एक बहुत बड़ी एल्बो को भी लैंड कर देता है।
तो एक सक्सेसफुल डेब्यू था ये गेबल स्टीफसन का, बट क्या वो अभी टॉप लेवल वर्दी है? मेरी ओपिनियन में अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। यूएफसी की हिस्ट्री में गेबल स्टीफसन फाइट को विन करने के लिए सबसे बड़ा फेवरेट था, तो देखना पड़ेगा गेबल की एक और दो विंस वो कैसे लेता है, और उसी के बाद मुझे लगता है यूएफसी भी डिसाइड करने वाली है कि क्या वो अब गेबल को एकदम से टॉप लेवल में फाइट करवाएं। स्पीकिंग ऑफ टॉप लेवल, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइट की, जहां पर रॉबर्ट विटेकर इस डिवीजन में अपना डेब्यू करता है, और क्या इंसेन उसने भी डेब्यू किया है। वो राउंड 3 में निकिता क्राइलोव के जॉ को ही ब्रेक कर देता है। रॉबर्ट विटेकर से हम यहां पर मास्टर क्लास को देखते हैं, जिधर जैसे मैंने बोला था लाइटर मैन स्किल एग्जिस्ट करता है, यहां पर भी हम इस चीज को पूरा देखते हैं, जहां पर रॉबर्ट विटेकर बहुत ही ज्यादा फास्ट था निकिता से। गेम प्लान ऑफ निकिता क्राइलोव बैड था, फाइट में उसके पास साइज की बहुत ज्यादा एडवांटेज थी, तो वो ट्राई करता है रॉबर्ट को बुली करने का, जहां पर वो बिना कोई केयर किए पूरा ही रश इन कर जा रहा था रॉबर्ट के ऊपर। लिटरली वो रॉबर्ट को धक्के देकर भी गिरा रहा था, बट जैसे जैसे फाइट पहले की फ्यू मिनट्स के बाद गई, सेटल होने लग पड़ी थोड़ी सी फाइट, तो तब हम देखते हैं कि रॉबर्ट विटेकर जो अपनी स्पीड है उसे शो करने लग पड़ता है। विटेकर जिस वे से ब्लिट्स इन करता है वो पूरी फाइटिंग गेम में वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, और यहां पर पूरे 3 राउंड्स हम इसी चीज को देखते हैं कि रॉबर्ट विटेकर और ज्यादा अपने आप को थोड़ा सा स्मॉल बना रहा है, और एकदम से ब्लिट्स इन करके जैब को पॉप कर दे रहा है। कभी कभार जैब के साथ राइट पंच को भी थ्रो कर दे रहा है, कभी कभार तो हमने ये भी देखा कि जैब के साथ राइट पंच और उसके बाद एकदम से एक और लेफ्ट पंच। इन्हीं पंचेस से राउंड 2 में निकिता क्राइलोव और ज्यादा हर्ट होने लग पड़ता है, जहां पर पूरा मोमेंटम रॉबर्ट विटेकर के पास आ चुका था, और उसके बाद राउंड 3 में भी रॉबर्ट विटेकर की स्पीड देखो भाई। फाइट ओवर होने से पहले ही ये वाली मूवमेंट है जहां पर निकिता ट्राई करता है लेफ्ट हुक को थ्रो करने की, बट रॉबर्ट विटेकर इतना ज्यादा फास्ट है कि वो ब्लिट्स इन करके 2 पंचेस को मार भी देता है, और निकिता क्राइलोव का अभी तक पंच पहुंचा भी नहीं है। निकिता इन वाले पंचेस को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, वो पूरा वॉबल हो गया था, और फिर हम देखते हैं लास्ट टाइम रॉबर्ट विटेकर फिर से ब्लिट्स इन करता है, बट इस बार भी स्पीड को देखो तुम। रॉबर्ट विटेकर यहां पर जो अपना राइट पंच है वो ओवर द टॉप मारता है, और इसी पंच से निकिता का जॉ ब्रेक हो जाता है। जैसे ही उसका जॉ ब्रेक हुआ, वो एकदम से बैकवर्ड मूव करके रेफरी को साइन कर देता है कि वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता, और इसीलिए ये फाइट ओवर हो जाती है। तो रॉबर्ट विटेकर की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग विन। यहां पर साइज का डिफरेंस क्लियर दिख रहा था कि वो कितना ज्यादा अंडर साइज दिख रहा है। सच बोलूं तो रॉबर्ट इतनी अच्छी शेप में भी नहीं दिख रहा था, बट लाइट हेवी वेट में वो एक सबसे बड़ी चीज को लेके आया, वो है उसकी स्पीड। मेन उसकी स्पीड ही थी यहां पर, जिससे कि वो फाइट को विन किया, और जस्ट लाइक पोलो कोस्टा, उसका भी लाइट हेवी वेट का डेब्यू बहुत ज्यादा अच्छा गया है। और अब मूव करते हैं मेन कार्ड में, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग गई है। लाइट वेट फाइटर बॉबी ग्रीन बिल्कुल एंड ऑफ द राउंड 1 में टेरेंस मैकेनी को नॉकआउट कर देता है। टेरेंस मैकेनी भाई कैसा फाइटर है, 2-3 मिनट का कार्डियो रहता है उसके पास, और उसके बाद उसकी बॉडी शट डाउन ही हो जाती है। फिनिश को भी अगर हम देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं था कि बॉबी ग्रीन ने कोई बहुत ही बड़ा पंच थ्रो कर दिया था जिससे कि मैकेनी नॉकआउट हुआ है, बल्कि बॉबी ग्रीन ने बिल्कुल एंड में एक बॉडी शॉट को रिप किया, जिससे कि टेनिस मैकेनी हर्ट हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, और वहां पर आई एम नॉट श्योर जो अपर कट था वो लैंड होता है या फिर नहीं लैंड होता है, बट टेरेंस मैकेनी लास्ट के 5 सेकंड्स बचे थे, वो कर सकता था सरवाइव, बट वो पूरा शेल अप ही हो जाता है, जिससे कि लास्ट सेकंड में फाइट रेफरी ओवर कर देता है। काफी टाइम से टेरेंस मैकेनी का यही चलता है, जहां पर स्टार्टिंग में वो फाइट को बहुत अच्छे वे से विन कर रहा होता है, यहां पर भी हम देखते हैं कि वो बॉबी ग्रीन को कट लगा देता है, और ग्राउंड में भी बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था बॉबी ग्रीन को सबमिट करने में, बट फिर जैसे हल्की सी ही फाइट सेटल होती है, एकदम से टेरेंस मैकेनी फेड आउट होता हुआ दिखता है, जहां पर मैकेनी ने बॉबी ग्रीन को बैक से पकड़ा हुआ है, बट बॉबी ग्रीन हर एक पंच मारते हुए उसे बिच बोल रहा है। क्या इंसेन रन पे चल पड़ा है बॉबी ग्रीन। 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक है, जिसमें 3 अपकमिंग फाइटर्स और एक ओल्ड फाइटर को बीट किया बॉबी ग्रीन ने। वो खुद 40 इयर्स का होने वाला है, बट ऐसा लग रहा है कि बॉबी ग्रीन ने अपने फ्लो को पा लिया अब। और अब मूव करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन की फाइट, जो इस इवेंट की तो डेफिनेटली फाइट ऑफ द कार्ड है, बट ऑल्सो ये फाइट ऑफ द ईयर की कंटेंडर भी बन सकती है। ब्रैंडन रोवेल और लोनर केविना ने यहां पर एब्सोल्यूट वॉर किया है, और राउंड 3 में कमबैक करते हुए ब्रैंडन रोवेल लोनर केविना को सबमिट कर देता है। पूरे कार्ड की वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी, जहां पर दोनों ही बैक डाउन नहीं हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा ब्रॉल किया दोनों ने, बैक एंड फोर्थ गई है ये पूरी फाइट। पहले राउंड में ब्रैंडन रोवेल का पूरा कंट्रोल था, जहां पर वो फाइट में रीच की एडवांटेज ले रहा होता है,
और बार बार अपने जैब को पॉप करते हुए वो लोनर केविना को डिस्टेंस ही क्लोज करने नहीं दे रहा था। ग्राउंड में भी केविना को लेके जाता है, बट फिर गाइस आता है राउंड 2। यहाँ पर अपनी स्पीड को दिखाते हुए जैसे ही ब्रैंडन रोवेल एक लेफ्ट पंच को थ्रो करने चाहता है, एकदम से लोनर केविना यहाँ पर उसे काउंटर राइट पंच को थ्रो कर देता है, जिससे कि ब्रैंडन रोवेल बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। वो ये पंच लेने के बाद और इसके बाद आई एम नॉट श्योर कि वो किक को ब्लॉक करता है या फिर बॉडी किक के लैंड होती है, बट ईदर वे ब्रैंडन रोवेल ग्राउंड में गिर गया था और लोनर केविना पूरा उसके ऊपर चढ़ गया था। वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड पाउंड पंचेस को थ्रो कर रहा होता है। मुझे पर्सनली लगा कभी भी फाइट ओवर हो सकती है। रेफरी बहुत ज्यादा क्लोज भी आ गया था फाइट को स्टॉप करने के, बट ब्रैंडन रोवेल सर्वाइव कर जाता है और उसके बाद जैसे ही फाइट वापस फील्ड में आती है, एकदम से पूरा प्रेशर डालने लग पड़ता है। इवन इसके साथ ब्रेक में लोनर केविना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एल्बो को थ्रो करता है, जो कि तुम देख सकते हो बैक ऑफ द हेड लैंड होती है, बट इसको तुम फाउल नहीं बोलोगे क्योंकि ब्रैंडन रोवेल अपने हेड को टर्न कर लेता है, तो यहाँ पर केविना की कोई भी गलती नहीं है। बट हाँ, तब भी एल्बो बैक ऑफ द हेड लैंड होती है। ब्रैंडन थोड़ा सा फिर से हिल जाता है, बट फिर भी वो प्रेशर डालना और फाइट बैक करना नहीं छोड़ता है। तो सेकंड राउंड को देखने के बाद सबको लगा कि अब लोनर केविना के पास अपर हैंड है, और इसके बाद राउंड 3 स्टार्ट होता है और यहाँ पर वंस अगेन दोनों फाइटर्स बैक एंड फोर्थ ब्रॉल करने लग पड़ते हैं। पहले बारी आती है ब्रैंडन रोवेल की, जहां पर इस बार वो था काउंटर राइट पंच को थ्रो करने वाला और वो 2 पंचेस को थ्रो करके लोनर केविना को स्टन कर देता है। एकदम से उसके बाद 3-4 एल्बोस को भी लैंड कर देता है। ऐसा लगने लगा था कि अब लोनर केविना फेड हो रहा है, बट केविना यहाँ पर स्ट्राइक बैक करते हुए खुद के लेफ्ट हुक को लैंड कर देता है। ब्रैंडन रोवेल बैडली हर्ट, उसका हेड पूरा स्नैप हो जाता है इस लेफ्ट हुक से, बट ब्रैंडन रोवेल को यहाँ पर देखो, वो ये पंच लेने के बाद हंस रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ से फिनिशिंग मूवमेंट आती है, जिधर स्टार्ट होता है ये सब जब ब्रैंडन रोवेल टेक डाउन को शूट करता है और लोनर केविना गलती करते हुए गिलेटिन चोक के लिए चले जाता है। वो जंप इन कर जाता है इस चोक के लिए और यही उसे कॉस्ट कर गया, जहां पर ब्रैंडन रोवेल टॉप पोजीशन को ले लेता है। काफी बड़ी एल्बोस को वो थ्रो कर रहा होता है और उसके बाद एकदम से आर्म ट्रायंगल चोक को लॉक इन कर लेता है, जो कि काफी टाइट हो गया था, बट तब भी समहाउ लोनर केविना सर्वाइव कर लेता है इस चोक को। बट उसके बाद एकदम से बैक टेक लेते हुए ब्रैंडन रोवेल यहाँ पर रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर लेता है और इस चोक का हर कोई जानता है, जैसे ही ये चिन के अंडर स्लाइड हुआ, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि फाइटर इससे एस्केप कर सके। तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली ये देखते हैं, थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद लोनर केविना को टैप आउट करना पड़ता है। तो फाइट ऑफ द ईयर की कंटेंडर है मेरे लिए। बैक एंड फोर्थ ही पूरी फाइट गई है। पहले राउंड को ब्रैंडन रोवेल विन करता है, फिर कम बैक करके लोनर केविना सेकंड राउंड में उसे ड्रॉप करके खुद के मोमेंटम को ले आता है। फिर राउंड 3 में थोड़ा सा ब्रॉल होता है और एंड में इस बार ब्रैंडन रोवेल अपना कमबैक करते हुए लोनर केविना को सबमिट कर देता है। ये वाली विन लेने के बाद फॉर श्योर ब्रैंडन रोवेल ने ये प्रूव किया है कि वो टॉप ऑफ द फेदरवेट में ही डिजर्व करता रहना। और अब मूव करते हैं अगली फाइट, जो कि बैंटवेट डिवीजन की थी। यहां पर मारियो बटिस्टा रिवेंज ले लेता है कोरी सैंडहैगन से, जिधर इस रीमैच में वो कोरी सैंडहैगन को यूनानिमस वे से बीट कर देता है। अब नॉट ओनली मेन इवेंट में कॉनर को इंजरी हुई, बट इस फाइट में कोरी सैंडहैगन को भी इंजरी हो जाती है। बट ये वाली इंजरी तुम बोल सकते हो बटिस्टा ने खुद दी थी कोरी को, जहां पर क्लासिकल जिस वजह से दोनों फाइटर्स, जो कि इतना एंटरटेनिंग नहीं है, वैसे ही फाइट कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, बट फिर राउंड 1 के एंड में मारियो बटिस्टा टेक डाउन को शूट करता है और उसके बाद एकदम से बैक को लेकर वो ऊपर से ही लेग लॉक लगा लेता है, जिससे कि कोरी सैंडहैगन की पूरी लेग स्ट्रेच हो जाती है। तुम इधर देख भी सकते हो, ये हाइपर एक्सटेंड हो रही थी लेग, और इसी की वजह से राउंड 1 के एंड में कोरी सैंडहैगन इंजर्ड हो गया था। बट ये वाली इंजरी होने के बाद भी जब राउंड 2 की बात करते हैं, तो कोरी सैंडहैगन इस राउंड को विन करता है, जहां पर बेशक उसकी लेग कॉम्प्रोमाइज थी, बट वो तब भी पूरी ट्राई करता है मूव करने की, और बीच बीच में जो वो जैब्स को थ्रो कर रहा था, उनसे वो मारियो बटिस्टा को राइट साइड में कट भी लगा देता है, जिससे कि बटिस्टा पूरा ब्लीड करने लग पड़ा था। तो कोरी सैंडहैगन को सेकंड राउंड में देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोरी इतना भी ज्यादा इंजर्ड है, जहां पर डेफिनेटली वो थोड़ी सी पेन में था, बट वो तब भी मूव करे जा रहा था। बट उसके बाद राउंड 3 आता है और यहां पर मारियो बटिस्टा का हम सबसे बड़ा पंच देखते हैं, जिधर वो कोरी को आते हुए कैच कर लेता है अपने लेफ्ट हुक से, और ये लेफ्ट हुक प्रॉपर लैंड होता है कोरी की चिन पर, जिससे कि कोरी सैंडहैगन ड्रॉप हो जाता है। पूरी फाइट की यही सबसे बड़ी मूवमेंट थी, जिसके बाद मारियो बटिस्टा पूरा वाइल्ड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो करके फिर से कोरी को ड्रॉप कर देता है, और ऐसा लगने लगा था कि अब मारियो बटिस्टा फिनिश को निकाल देगा, बट कोरी सर्वाइव करने के लिए उसकी लेग को पकड़ लेता है, और हम देख सकते थे इसकी वजह से मारियो बटिस्टा उसके ऊपर पंचेस को इतना लैंड नहीं कर पाया, और कोरी सैंडहैगन रिकवर हो जाता है। पूरा कंट्रोल मारियो बटिस्टा ले लेता है, जहां पर वो मल्टीपल टाइम्स कोरी को ग्राउंड में लेके जाता है, ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करता है, और एंड में फर्स्ट
एंड थर्ड राउंड को विन करके वो ओवरऑल फाइट को विन कर गया बाय यूनानिमस डिसीजन। तो मारियो बटिस्टा ने सक्सेसफुली रिवेंज ले लिया है और अब तुम अगर मारियो को देखोगे फॉर श्योर लगता है उसकी गेम को देखकर कि उसने इंप्रूव बहुत ज्यादा किया है। तो अब मारियो बटिस्टा भी क्लोज आ चुका है टाइटल शॉट पाने के लिए, तो शायद से अब उसे एक और विन चाहिए और उसके बाद में भी वो टाइटल के लिए फाइट कर ले। और अब मूव करते हैं को मेन इवेंट में, जहां पर लाइट वेट फाइटर पैडी पिम्बलेट अंडर 1 मिनट ही बेनवा सांडनी को सबमिट करके फिनिश कर देता है। बीएसटी ने किया क्या, जितनी जल्दी वो टेक डाउन को शूट करने जाता है उतनी ही जल्दी पैडी पिम्बलेट उसके ऊपर गिलेटिन चोक को लगा देता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। और हल्का सा जब लगने लगता है कि मे बी बीएसटी यहां से सर्वाइव कर जाए, पैडी पिम्बलेट इस गिलेटिन को डार्स बना देता है और जैसे ही डार्स लॉक इन करता है ना, वो ये फाइट ओवर थी उस टाइम पर ही। मैं सच में हंस रहा था फाइट को देखकर, क्योंकि जब फाइट स्टार्ट हुई बीएसटी ने एक्चुअली में एक ग्रेजिंग राइट पंच को कनेक्ट भी कर दिया था पैडी के ऊपर। वो पैडी के ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर को डाले हुआ था, वो हेड किक को भी थ्रो करता है और एकदम से वहां पर टेक डाउन के लिए चले जाता है, बट उसकी नेक पूरी ओपन थी। फाइट में कुछ बात करने को है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं है। 52 सेकंड्स तक ये फाइट चली है और उसमें भी जो मैक्सिमम सेकंड्स हैं वो बस बीएसटी के स्ट्रगल वाले हैं, जहां पर डार्स चोक लगाने के बाद बेनवा सांडनी पूरी ट्राई करता है कि वो जैसे तैसे सर्वाइव करे। वो रोल ओवर करने की भी ट्राई करता है और जो मैंने प्रेडिक्शन में बोला था, दोनों के पास ग्रैपलिंग है, बट पैडी पिम्बलेट की मुझे लगता है ज्यादा सुपीरियर ग्रैपलिंग है। यहां पर भी हम देखते हैं कि जैसे ही बीएसटी रोल करने की ट्राई करता है ताकि वो चोक को थोड़ा सा हल्का कर ले या फिर एस्केप कर ले, तो पैडी पिम्बलेट भी उसके साथ रोल करने लग पड़ता है, जिससे कि डार्स चोक और ज्यादा टाइट हो जाता है और फिर एंड में पूरा फेस डाउन बीएसटी आ गया था पोजीशन में, जहां पर एस्केप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था वहां पर, और स्ट्रगल करते करते ही बीएसटी अनकॉशियस हो जाता है। तो पैडी पिम्बलेट खुद ही रेफरी को बता देता है कि बीएसटी बेहोश हो चुका है और इसके बाद हम देखते भी हैं बीएसटी पूरा आउट कोल्ड हो चुका है और पैडी पिम्बलेट विन कर चुका है। इसे बोलते हैं कमबैक गाइस, जहां पर बीएसटी एक बहुत ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट था और जस्टिन गेची की फाइट के बाद बहुत सारे लोग पैडी पिम्बलेट को डाउट करने लग पड़े थे। अब ऑल्सो इसके साथ तुम ये भी बोल सकते हो बैड फाइट आईक्यू दिखाया बीएसटी ने, बट ओवरऑल पैडी पिम्बलेट यहां पर शो करता है कि उसे आता है कमबैक करना, जहां पर अंडर 1 मिनट ही वो फाइट को ओवर कर देता है। और यहां पर मेन जो पैडी ने शो किया है वो था कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंड फाइटर है, जहां पर नॉट ओनली वो स्ट्राइकिंग कर सकता है, नॉट ओनली वो एक स्काउसर है जिसकी चिन ब्रेक नहीं हो सकती, बट ऑल्सो इसके साथ उसे ग्राउंड गेम भी बहुत अच्छी आती है। तो अमेजिंग विन बाय पैडी पिम्बलेट, और अब तो वो डेफिनेटली बाकी टॉप लाइट वेट के बीच में आने वाला है और हर किसी को ही पता होगा ये चीज, एक और विन चाहिए पैडी पिम्बलेट को और वो लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट कर सकता है। पैडी पिम्बलेट ने यहां पर नॉट ओनली इलियो टुपुरे को कॉल आउट किया है, जो कि वी ऑल नो कि अब एक परफेक्ट फाइट बन सकती है दोनों के बीच में, बट ऑल्सो इसके साथ वो लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के साथ रीमैच के लिए भी कॉल आउट करता है और एंड में उसने कॉनर मैग्रेगर को भी कॉल आउट किया, जो कि तो भूल जाओ होने वाली है। कॉनर की वजह से हर कोई डिप्रेशन में जा चुका है, बट ऑफ कोर्स करने तो पड़ेगी बात, और इसीलिए अब मेन इवेंट की बात करते हैं, जो कि पैसा वसूल जरा भी नहीं थी। यहां पर फाइट स्टार्ट होती ही ओवर हो जाती है, जिधर कॉनर मैग्रेगर उड़ के आने की ट्राई कर रहा था बेसिकली और अपनी नी को इंजर्ड करवा लेता है, जिससे कि ये फाइट ओवर हो जाती है। इतनी अच्छी हाइप बनी हुई थी, हर कोई अच्छे मूड में था। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉनर फाइट को हारा है इसलिए मैं सैड हूं, बल्कि जिस वे से वो फाइट को लूज किया है ना, एटलीस्ट अगर कॉनर मैक्स से हारता भी तो प्रॉपर तो हमें फाइट दिख जाती, मार ही खा लेता चलो कॉनर, कुछ तो दिखता हमें। बट यहां पर जिसका मुझे डर था गाइस, मैंने पहले भी बोला था अपनी वीडियो में कि सबसे बुरा होगा कि कॉनर फिर से कहीं इंजर्ड ना हो जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ। आते ही कॉनर ये शो करने के लिए कि उसकी लेफ्ट लेग बिल्कुल ठीक है, और ये कि कितनी टेलीग्राफ और इतनी ज्यादा दूर से थ्रो की है ना कि एक टाइम के लिए मैक्स ऑलिवे को देखो बस, जैसे ही कॉनर जंप करने के लिए जा रहा ना, एकदम से मैक्स को पता लग जाता है कि कॉनर कुछ ना कुछ करने वाला है, और जो मैक्स ऑलिवे फॉरवर्ड जा रहा था वो ये देखकर एकदम से वापस आ जाता है। तो कॉनर की यही किक उसके लिए बहुत ज्यादा बैड चले जाती है, जहां पर क्योंकि वो इतना ज्यादा हवा में होता है कि जब वो वापस लैंड हुआ, वो राइट लेग पे लैंड होता है, सारा इंपैक्ट उसकी नी पे पड़ता है और बस स्नैप, कॉनर की नी पूरी पॉप आउट हो जाती है। अब ऑनलाइन जब मैं इस चीज को देख रहा हूं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑलरेडी कॉनर इंजर्ड होके आ रहा था, या फिर एक मोमेंट जो मैंने भी नोटिस की, जब कॉनर अपने शूज को निकाल रहा होता है तो वो हल्का सा डिसबैलेंस हो जाता है। बट ट्रूली अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता कि कॉनर इन सब से इंजर्ड हुआ था, बल्कि जो उसने फ्लाइंग किक को थ्रो किया ना, उसी के इंपैक्ट से इंजरी हुई है। चलो एक टाइम पर मान भी जाते हैं पहले से ही कॉनर इंजर्ड था, या फिर जब वो अपने शू को निकाल रहा होता है एंट्रेंस के टाइम तब वो इंजर्ड हो जाता है, बट फिर तो ये चीज और भी ज्यादा शॉक
शॉकिंग और लो आईक्यू बन जाती है कि जब कॉनर को पता लग गया है कि वो ऑलरेडी इंजर्ड है, उसकी राइट नी ऑलरेडी इंजर्ड है, तो फिर वो फ्लाइंग किक्स के लिए क्यों जा रहा है? कॉनर की नी पॉप आउट हो चुकी है, बट फिर भी जब हम देखते हैं तो वो एक और बार किक को थ्रो करने की ट्राई करता है, जहां पर किक थ्रो करने के बाद उसके फेस में हम पेन को देख सकते थे और वो इस पेन की वजह से ड्रॉप हो जाता है। ये मुच्छड़ रेफरी पता नहीं क्या देख रहा था, मुझे यहां से देखकर पता लग गया था कि फाइट ओवर होनी चाहिए। मैक्स हॉलोवे जिसको फाइट विन करनी है वो तक बोल रहा है रेफरी को कि भाई कॉनर को इंजरी हो चुकी है, वो नहीं कर सकता फाइट, बट रेफरी तब भी बोलता है कि फाइट करो। कॉनर मैग्रेगर इंजर्ड हो चुका है, इसकी कंफर्मेशन और ज्यादा सॉलिड हो जाती है जब वो लेफ्ट पंच को थ्रो करने लगता है और उसकी वंस अगेन राइट लेग पूरी गिव अप कर जाती है। देखा जाए तो मैक्स हॉलोवे नहीं चाहता था कि वो कॉनर के ऊपर पंचेस को लैंड करे, बट क्योंकि ये रेफरी मान ही नहीं रहा था तो इसीलिए मैक्स हॉलोवे को पंचेस थ्रो करने पड़ते हैं और जैसे तैसे कॉनर अप किक्स थ्रो करने की ट्राई कर रहा होता है। फिर हल्की सी ब्रेक के बाद जब वो वापस खड़ा होता है फीट में, तब पता लग गया था कि कॉनर जा चुका है। वो मूव भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से और एक बार जैसे ही वो अपनी राइट लेग पे पूरा प्रेशर डालता है, खत्म उसकी पूरी लेग, वो चिल्लाकर अपनी लेग को पकड़ता है और फिर फाइनली रेफरी देखकर फाइट को स्टॉप कर देता है। कॉनर को हम देख सकते थे कि वो कितना ज्यादा सैड हो गया था अपने आप पर, जहां पर पता भी नहीं लग रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे इसको लेकर। वो जस्ट अभी 5 सालों के बाद लेग इंजर्ड होने के बाद अपना रिटर्न कर रहा है और अब उसे दूसरी लेग पे इंजरी होगी। कॉनर को क्या अपने आप को 100% टाइटेनियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो लग रहा है कि कॉनर को इंजरी ही होते रह रही है। और ये चीज नॉट ओनली हम सबके लिए फ्रस्ट्रेटिंग था देखना कि हमें प्रॉपर फाइट देखने को नहीं मिली, बट ऑल्सो एक टाइम के लिए कॉनर के बारे में भी सोचो। 1-2 मिनट के बाद जब कॉनर के अंदर ये चीज सेटल होने लग पड़ी कि वो इंजर्ड हो चुका है, तब हम कॉनर को देख सकते थे वो ऑलमोस्ट रो देता है वहां पर, तो खुद ही वो अपने आप से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने वाला है। भाई जोक्स असाइड, आई रियली विश कि कॉनर को फिर से कहीं डिप्रेशन ना हो जाए। जब उसकी पहली लेग ब्रेक हुई थी तो उसके बाद हमने कॉनर को देखा है कि वो कैसे बन गया था, फुल ऑन डिप्रेशन में था वो और पूरी गलत चीजें वो करने लग पड़ा था। फाइनली फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉनर उसने गॉड को फाइंड कर लिया, वो प्रे करने लग पड़ा था, पॉजिटिव माइंडसेट में आ गया था, पूरा कम बैक करने की पूरी ट्राई कर रहा था और अब लो भाई फिर से इंजर्ड। तो सच में आई रियली विश कि कॉनर इसी पॉजिटिव माइंडसेट में रहे, ये ना हो कि कॉनर फिर से कहीं डिप्रेशन में चले गया है और जो उसने इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ को सुधारा है वो फिर से खराब कर ली। क्या तुम्हें लग रहा है गाइस कि कॉनर फिर से कमबैक कर सकता है? मुझे सच में अब नहीं लग रहा है कि कॉनर करने वाला है। उसकी नी पॉप आउट हुई है तो मिनिमम तो 1 साल अब उसका कहीं पर भी नहीं गया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग भी करनी है, ट्रेनिंग कैंप भी करना है, तो 40 इयर्स में क्या कॉनर अपना कमबैक करने का देखेगा? मुझे तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा होने वाला है और अब मे बी ये ट्रू हो चुका है। कॉनर मैग्रेगर इज ऑफिशियली ओवर, ये उसकी मे बी हमने लास्ट फाइट को देखा है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। कार्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग जाता है, बट जिस वजह से फिर से वही बात आती है, मेन इवेंट गई है, उसने तुम बोल सकते हो सारे मूड और जो हाइप बनी हुई थी सबको किल कर दिया। जहां पर कॉनर इंजर्ड हो जाता है, फाइट भी हमें देखने को नहीं मिलती है, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाता कि कॉनर स्लो दिख रहा है या फिर कॉनर फास्ट दिख रहा है, बल्कि कुछ भी हमें फाइट से पता नहीं लगा। मैक्स हॉलोवे की भी बात करें तो मनी तो उसे देखो बहुत ज्यादा मिला है, तभी वो हाइप कर रहा है कि उसे थर्ड फाइट भी चाहिए कॉनर के साथ, बट जब फाइटिंग करियर की बात करते हैं तो ये वाली विन उसके लिए कुछ नहीं मानी गई। कहां पर अब मैक्स हॉलोवे भी स्टैंड करता है, कुछ नहीं बोल सकते। स्टिल मेरी ओपिनियन में जो लास्ट फाइट मैक्स की गिने जाएगी वो था कि चार्ल्स ओलिवेरा ने उसे डोमिनेट किया है, बट ऑब्वियसली ये मेरी ओपिनियन है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये पूरा कार्ड कैसे लगा, कॉनर की फाइट के तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।